हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार मैं आपसे बात कर रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ के डिफरेंट मॉडल्स की कि एक तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए हमने जाना लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक पॉइंट पे आके पॉपुलेशन का बढ़ना बिल्कुल रुक जाएगा और इसको हमने कैरिंग कैपेसिटी बोला। तो चलो अब लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद पॉपुलेशन इंटरैक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि वहाँ पर हम एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स नहीं बल्कि अलग अलग स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस एक जगह पर रह रही हैं, एक इकोसिस्टम को शेयर कर रही हैं, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये तो हम जानते ही हैं। एवोल्यूशन में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जिसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द डार्विनियन फिटनेस, यानी आर वैल्यू उसकी हाई होगी। पॉपुलेशन की ग्रोथ में हमने आर नाम का एक वेरिएबल देखा था जिसमें बेसिकली बी माइनस डी यानी बर्थ और डेथ रेट में जो डिफरेंस है वो हम ले रहे थे, और जितनी ज़्यादा फिटनेस किसी ऑर्गेनिज्म की होती है उसकी आर वैल्यू भी उतनी ही बढ़ जाती है। यानी अगर उसमें फिटनेस है, अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ तालमेल बिठाकर रह सकता है, अडेप्ट कर सकता है, तो वो सर्वाइव करेगा और उसकी पॉपुलेशन भी उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगर कोई पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है, बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्पीशीज़ है इसके मेंबर्स इस समय पर अच्छी खासी फिटनेस शो कर रहे हैं और अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने के बावजूद अपना बैलेंस बनाए रख रहे हैं और बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। सो हाई आर वैल्यू उसी की होती है जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है इन द हैबिटेट वेयर दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर मतलब अलग अलग तरह के हालात होते हैं, अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, और इसी से डिसाइड होता है कि नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा। जैसे कि हमने मेलेनाइज्ड मॉथ का एग्जाम्पल देखा था। पहले तो हमारे वाइट कलर के मॉथ ज़्यादा मज़े में रहते थे क्योंकि वाइट कलर के लाइकन्स में आराम से वो छुप जाते थे और डार्क कलर के मॉथ्स को प्रेडेटर पकड़ के ले जाता था। लेकिन सिलेक्शन प्रेशर बदल गया, द टेबल्स टर्न्ड, और हुआ क्या कि पेड़ों के ऊपर अब वाइट लाइकन्स की जगह काले कलर की सूट की लेयर जमने लगी। तो ऐसे में वाइट वालों को प्रेडेटर्स पकड़ कर ले जा रहे थे और डार्क कलर के मॉथ्स बच जाते थे। तो इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स organisms evolve towards the most efficient reproductive strategy, यानी लास्ट में सर्वाइव तो वही करेगा, एवोल्यूशन में जीतेगा वही जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन ये रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं और इवन सेम मोड के अंदर भी कितनी सारी वेरिएशन होती है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब सारे ऑर्गेनिज्म चाहते तो यही हैं, एवोल्यूशन में जीत तो उसी की होगी जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे। फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे पैसिफिक साल्मन फिश या फिर बैम्बू का प्लांट, वाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स का हम यही देखते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, छोटे छोटे साइज के बहुत सारे यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ऑयस्टर्स में और फिशेज में हम देखेंगे। वाइल अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, जैसे बर्ड्स और मैमल्स में होता है। मैमल्स में कई बार तो हम देखते हैं कि एक बार में सिर्फ एक ही यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अलग अलग तरह की लाइफ हिस्ट्री हमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मिलती है। एम लास्ट में जाके यही है कि ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना है, ज़्यादा यंग वंस पीछे छोड़ के जाने हैं ताकि अपनी स्पीशीज़ जो है वो आगे बढ़ सके, वो पॉपुलेशन आगे बढ़े। लेकिन सबकी लाइफ हिस्ट्री डिफरेंट है। कुछ अपनी पूरी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ ब्रीड करते रहते हैं, कुछ सीजनली ब्रीड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करेंगे। उसी तरह कुछ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे छोटे छोटे साइज के, तो कुछ लार्ज साइज के सिंगल यंग वन या स्मॉल नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। So, which is desirable for maximizing fitness? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by abiotic and biotic components of the habitat in which they live. Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. तो देखा जाए तो अगर जो भी नेचुरल सिलेक्शन है उसका एंड रिजल्ट हमारी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही होती है, तो जो ऑर्गेनिज्म लाइफ में सिर्फ एक बार ही ब्रीड कर रहा है या जो स्मॉल नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस कर रहा है वो तो एवोल्यूशन में हार गया, क्योंकि लास्ट में एवोल्यूशन में ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस करने वाला ही जीतता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी फिटनेस ज़्यादा है, जो अच्छा खासा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ इस तरह है, उन्होंने अपने सराउंडिंग्स के साथ कुछ ऐसे एडजस्ट किया है कि उसी हिसाब से अपनी लाइफ हिस्ट्री को भी चेंज कर लिया है और मैक्सिमम जो उनका रिप्रोडक्टिव आउटपुट हो सकता है उस पर वो पहुँचे हैं। अपने
सर्वाइवल को इंश्योर करते करते। तो इस टॉपिक में खाली हमको यही बताया है कि हाँ, कई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कई कम करते हैं, कई काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रीड करते हैं, कुछ का लिमिटेड होता है ब्रीडिंग सीजन। लेकिन हाँ, सब ने अपने सिलेक्शन प्रेशर्स के हिसाब से, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से, उस हैबिटेट में बाकी लोग जो रह रहे हैं उनके साथ अपनी इंटरेक्शंस के हिसाब से इस तरह से अपना लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कराया है। ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है। So let's begin. Can you think of any natural habitat on Earth that is inhabited just by a single species? अभी तक भाई हम पहले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद हम पॉपुलेशन पे आ गए कि हाँ, एक ही स्पीशीज के कई सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलके रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के लेवल पे बात रुक नहीं जाती है, कई सारी अलग अलग स्पीशीज हमको हर जगह मिलती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एनिमल किसी जगह रह रहा है तो वहाँ पर प्लांट भी होना चाहिए, क्योंकि एनिमल तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। एनिमल खुद अपना खाना नहीं बना सकता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करेगा। तो एनिमल वहीं रह पाएगा जहाँ पर उसके पास न्यूट्रिशन का कोई सोर्स है, तो यानी प्लांट्स होने चाहिए। और सिर्फ एक एनिमल और एक प्लांट से भी इकोसिस्टम सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि इकोसिस्टम तो वही हेल्दी होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हो। तो यही हम देखते हैं, देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इनकंसीवेबल जहाँ पे केवल एक ही स्पीशीज रहती है। कई बार ह्यूमन बींग्स कोशिश करते हैं, जैसे हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ जो प्लांट हम उगाना चाह रहे हैं वही उगाएं, एक मोनोकल्चर कर दें। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर भी एक डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना एस्टैब्लिश हो जाती है। हम जो अपना क्रॉप प्लांट उगा रहे हैं उसके साथ कुछ दूसरे प्लांट्स भी उगते हैं, कई बार वो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि वीड्स हैं। इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे एनिमल्स भी वहाँ पर फील्ड के इकोसिस्टम को इनहैबिट करने आ जाते हैं। फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। अब फूड के लिए किसी ना किसी पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे कि अगर आप प्लांट्स की बात कर लो, प्लांट्स चलो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर भी वो मोनोकल्चर में रह सकते हैं? नहीं भाई। अब फोटोसिंथेसिस तो खुद कर लेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। पॉलिनेशन के लिए किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है। ज़्यादातर प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए, यानी अपनी पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर के लिए, किसी ना किसी इंसेक्ट की हेल्प लेते हैं। तो अब देखो, प्लांट भले ही न्यूट्रिशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके वो आराम से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, दूसरी स्पीशीज की जरूरत तो पड़ती ही है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यही यहां पर बोल रहा है, इवन अ प्लांट स्पीशीज व्हिच मेक्स इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। सही बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो माइक्रोब्स ही करते हैं सॉइल के अंदर। अगर हम एनिमल्स की बात ना भी करें, माइक्रोब्स तो चाहिए ही चाहिए। एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन. And then, how will the plant manage pollination without an animal agent? It is obvious that in nature, animals, plants, and microbes do not and cannot live in isolation, but interact in various ways to form a biological community. तो भाई देखो, तीसरा लेवल आ गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर इंडिविजुअल से अगले लेवल पे हम आए पॉपुलेशन पे। और जब अलग अलग पॉपुलेशन साथ में मिलकर रह रही हैं, डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी, जिसमें कई सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। So, interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species. Even in minimal communities, many interactive linkages exist, although they may not be readily apparent. चाहे हमको किसी इकोसिस्टम को देख के एक बार में पता लगे या ना लगे, लेकिन ये बात तो है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बना रहता है, अगर वो एक ही बायोटिक कम्युनिटी में, एक ही हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं तो। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। अब ये एसोसिएशन किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिलेशनशिप में फ़ायदा ही मिले। हो सकता है किसी एक को फ़ायदा मिल रहा है, किसी एक को नुकसान मिल रहा है, और इसी तरह से कई कैटेगरीज में हमने पॉपुलेशंस की इन इंटरेक्शंस को बांट दिया है। सो इट कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ। अब हम प्लस और माइनस साइन से अगर डिनोट करते हैं बेनिफिट और डेट्रीमेंट को, तो हम कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं अपनी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को। लेट अस लुक एट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में हमको एक टेबल दी हुई है, जिसमें सबसे पहले ए और बी दोनों स्पीशीज के सामने प्लस प्लस लिखा है। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है, दोनों ही जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो इससे बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इन सभी का एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसी इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही स्पीशीज को फायदा हो रहा है वो म्यूचुअलिज्म कहलाती है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऐसी इंटरैक्शन आती है जिसमें दोनों को ही नुकसान होता है, जिसमें दोनों के आगे ही माइनस का साइन लगा हुआ है। ऐसी इंटरैक्शन को हम कंपटीशन कहते हैं। अब वैसे तो कंपटीशन एवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही पोटेंट फोर्स है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा कि नेचर किसे सेलेक्ट करे, किसकी फिटनेस ज़्यादा है। लेकिन हकीकत में कंपटीशन की बात तो यही है, कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही है कि दो स्पीशीज़ हैं, उनको सेम चीज़ चाहिए, सेम रिसोर्स चाहिए। और क्योंकि इस रिसोर्स को पाने के लिए दूसरे लोग भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपको उस रिसोर्स तक पहुंचने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कत होगी। यानी जो भी एक रिसोर्स को पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं उन दोनों को ही नुकसान है। अगर दूसरा नहीं होता, इस तरह की इंटरेक्शन नहीं होती, तो आराम से उस रिसोर्स को वो अपनी जेब में कर लेते। लेकिन क्योंकि दूसरे लोग भी उसी को पाने में लगे हुए हैं, इसीलिए दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों को ही ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो जिस इंटरेक्शन में दोनों को ही नुकसान है, इसे कंपटीशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं जिसमें एक को फायदा, एक को नुकसान होता है। सबसे पहला तो प्रेडेशन। सीधी सीधी बात है कि जो प्रेडेटर है उसको तो फायदा हो रहा है, उसने तो किसी को पकड़ के खा लिया, लेकिन जो बेचारा प्रे था उसकी जान चली गई, तो उसके लिए ये इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल रही। उसी तरह से पैरासिटिज्म आ जाता है हमारे पास, जिसमें पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है, वो तो किसी की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के आराम से फ्री न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, फ्री का रहना खाना उसको मिल रहा है। लेकिन जो बेचारा होस्ट है उससे तो न्यूट्रिशन स्टील की जा रही है, और कई बार तो पैरासाइट्स इस हद तक अपने होस्ट को वीक कर देते हैं कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों ऐसे हमारे पास इंट्रैक्शंस हो जाते हैं जिसमें एक प्लस तो दूसरा माइनस होता है, एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। इसके बाद हमारे पास ऐसी भी इंटरैक्शंस हैं जिसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज में से एक न्यूट्रल रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म इसका एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म में हम देखेंगे कि किसी एक स्पीशीज को फायदा होता है लेकिन दूसरी को ना फायदा ना नुकसान, तो फ्री में फायदा दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज में से एक ले गया। और हमारे पास एमेंसलिज्म नाम की भी एक इंटरैक्शन होती है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों स्पीशीज में से एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरी को नुकसान हो रहा है। तो चलो इनके बारे में बात करते हैं। यही हमारी एनसीईआरटी बुक भी कहती है, बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन इन देयर इंट्रैक्शंस विद ईच अदर। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स, जो कि पैरासाइट और प्रेडेटर हो गए, एंड इट इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज, यानी होस्ट और प्रे की अगर हम बात करें। The interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed is commensalism. In amensalism, on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. तो चलो इनके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर नहीं रह सकती, उनको पास में रहना पड़ेगा। अब अगर किसी प्रेडेटर को प्रे को पकड़ना है तो उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से पैरासाइट तो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर ही या अंदर ही रहता है, तो इनका भी बहुत क्लोज इंटरेक्शन हो गया। कमेंसलिज्म में भी ऐसा ही है, और म्यूचुअलिज्म में भी हम कई बार यही देखते हैं कि बहुत क्लोज एसोसिएशन में, बिल्कुल पास पास दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज रहते हैं। तो चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेडेशन के बारे में, क्योंकि ये हमारी फूड चेन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो किसी भी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता ही करता है। तो what would happen to all the energy fixed by autotrophic organisms if the community has no animals to eat the plants? अब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, उसकी वजह से जो उन्होंने एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज किए, उन्हीं पे बेस्ड है पूरे के पूरे इकोसिस्टम की फूड चेन। उन्हीं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर प्रेडेशन नहीं होगा तो इस प्लांट ने जो खाना बनाया था, जो न्यूट्रिशन था, वो उसकी एनर्जी आगे कैसे बढ़ेगी। और इसीलिए प्रेडेशन, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, प्रेडेशन अगर कोई बोलता है तो आपके दिमाग में आएगा कि एक शेर या चीता एक हिरन के पीछे भाग रहा है और उसको पकड़ के खा गया। लेकिन असल में अगर आप इकोलॉजी के हिसाब से देखो तो अगर एक गाय भी घास को खा रही है, अगर एक हर्बिवोर भी प्लांट मटेरियल पे फीड कर रहा है, तो वो भी एक प्रेडेटर ही है, क्योंकि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाले को ही हम प्रेडेटर कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स ने जो फोटोसिंथेसिस किया, उससे जो एनर्जी हमको मिली, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेडेशन की हमको जरूरत है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स द टाइगर एंड डियर दैट रेडिली कम टू आवर माइंड, बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड is no less a predator. Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are, in an ecological context, not very different from predators. Besides acting as conduits for energy transfer across tropic levels, तो एक जरिया बनता है एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने के लिए फूड चेन में, predators play other important roles. They keep prey populations under control. तो सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, फूड चेन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखने के लिए भी प्रेडेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
But for predators, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. तो अगर प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को रोक के रखने वाला, कंट्रोल करके रखने वाला प्रेडेटर नहीं होता है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि प्रेडेटर की एब्सेंस में प्रे स्पीशीज बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं और अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेती है। तो इससे इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी तो होगी अगर कोई एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. अब कोई भी स्पीशीज एक नेचुरल इकोसिस्टम में है, जहाँ की वो नेटिव है, जहाँ वो हमेशा से रहती है, तो वहाँ पर उसके नेचुरल प्रेडेटर्स भी होंगे और प्रेडेटर्स उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन अगर आप अचानक से किसी स्पीशीज को निकाल के किसी नए इकोसिस्टम में डाल दो जहाँ पर उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि वो स्पीशीज बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगती है, पूरे इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी फैला देती है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को परेशान कर देती है। और ऐसा क्यों होता है? इस तरह की एलियन स्पीशीज इन्वेजिव क्यों हो जाती है? कारण यही है कि जहाँ पर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है वहाँ पॉपुलेशन को रोक के रखने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता और पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि अपने आसपास के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो परेशान करने लगता है। तो नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं है, इसीलिए इस तरह की इन्वेजन हम देखते हैं एलियन स्पीशीज की। इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, द प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, that is a moth, from its natural habitat was introduced into the country. तो जहाँ से उसको लेके आए थे वहीं से उसका नेचुरल प्रेडेटर भी उठा कर लाए, वो मॉथ उठा कर लाए जो उस कैक्टस को खाता था, तब जाके उसकी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल में आई। Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on ability of predator to regulate prey population. Predators also help in maintaining species diversity in a community. Balance बनाए रखते हैं, diversity बनाए रखते हैं by reducing the intensity of competition among competing prey species. तो competition जो है उससे दोनों ही species को नुकसान होता है, इसीलिए प्रेडेटर्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी उनकी प्रे स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, कंपटीशन भी कंट्रोल में रहता है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, और इसी तरह से जो है डाइवर्सिटी मेंटेन रखते हैं। They help in maintaining diversity by reducing intensity of competition. In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish Picester is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition. तो इसका एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एक स्टारफिश को हमने एक पर्टिकुलर एरिया से हटा दिया, तो उस स्टारफिश को हटाने पर कुछ ही दिनों में 10 और स्पीशीज भी एनिमल्स की जो है एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रे स्पीशीज थी, स्टारफिश के प्रे थे, और स्टारफिश उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था, रेगुलेट करके रखता था। अब स्टारफिश नहीं रहा तो इन स्पीशीज की पॉपुलेशंस बैलेंस में नहीं रही और उनके बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया रिसोर्सेज के लिए कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, वाइप आउट हो गए। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए सभी तरह के इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेडेशन का अपना ही रोल है पॉपुलेशन को चेक करने में, डाइवर्सिटी मेंटेन करने में, कॉम्पिटिशन को कम रखने के लिए। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct and the predator will also become extinct for lack of food. अब अगर कोई prey है, predator उसको अंधाधुंध खा रहा है, उसको खत्म ही कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, तो कल को किसको नुकसान होगा? प्रेडेटर को खुद ही तो नुकसान होगा कि कल उसको प्रे स्पीशीज के इंडिविजुअल्स खाने को ही नहीं मिलेंगे। इसीलिए नेचर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रेडेटर्स ऐसा नहीं है कि प्रे स्पीशीज को ऐसे ही मार रहे हैं, जब मन किया तो मार के एक हिरन को डाल दिया, आराम से खा रहे हैं, खाना है तो खा रहे हैं, नहीं मन किया तो नहीं खाया। नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में हम देखते हैं कि प्रेडेटर को भी पता होता है कि भाई अगर मैंने बिना बात के इनको मारा, इनकी पॉपुलेशन हो जाएगी कम और कल को मैं ही खाने के लिए परेशान हो जाऊंगा। सो द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब कि तरीके से रहते हैं और थोड़ा सोच के चलते हैं कि प्रे स्पीशीज को उतना नहीं मारना है कि कल को खुद ही हम परेशान हो जाए। सो प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored.
तो भाई प्रेडेटर्स तो इतना सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए प्रे स्पीशीज भी अपने अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं। सम स्पीशीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड ताकि आसानी से उनको देखा ना जा सके, कैमोफ्लेज कहते हैं हम इसको। सम आर पॉइजनस एंड अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स, जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई है, इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रेडेटर। एक बर्ड है जो मोनार्क बटरफ्लाई को खाती थी, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। For plants, herbivores are the predators. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. कई सारे insects जो हैं plants के sap पे ही feed करते हैं. The problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from their predators. बच के कहीं जा तो सकते नहीं हैं. Motility तो plants के पास होती नहीं है. इसीलिए उन्हें अपना तरीका देखना पड़ेगा कि कैसे predators को भगाया जाए. Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो जाता है थॉर्न्स का, जो कि अकेशिया और कैक्टस जैसे प्लांट्स में हमको मिलते हैं. ये एक मॉडिफिकेशन होता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स का. इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस. कांटों की वजह से कोई आसानी से उस प्लांट को खाने नहीं आएगा. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten. They inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. तो कई प्लांट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको अगर प्लांट को कोई खा जाए तो वो खुद ही बीमार पड़ जाएगा. तो अगर एक बार किसी एनिमल ने उस प्लांट पे फीड किया, दोबारा दूर से ही देखकर उसको हट जाएगा और उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इसको खाने से कॉन्सिक्वेंसेस अनप्लेजेंट होने वाले हैं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा. You must have seen the wheat calotropis growing in abandoned fields. The plant produces a highly poisonous cardiac glycoside, and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. तो ये जो अपना calotropis plant है, इसके पास अपना ही तरीका है herbivores से बचने के लिए, grazing animals से बचने के लिए. A wide variety of chemical substances that we extract from plants on commercial scale, जैसे निकोटिन है, कैफिन है, क्विनाइन है, ओपियम है, they are produced by them actually as defenses against grazers और browsers. तो plants और animals दोनों के पास ही अपने अपने तरीके होते हैं predators से बचने के लिए. लेकिन हाँ, predator कोई evil नहीं है. अगर हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई predator अपना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में. और सिर्फ खुद को फीड करने के लिए ही नहीं, सिर्फ फूड चेन को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रे स्पीशीज के भले के लिए भी प्रेडेशन की जो इंटरैक्शन है वो काम करती है. चलो अगली बार बात करेंगे अलग अलग तरह के इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स की, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस की. आज तो हमने प्रेडेशन डिस्कस किया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर. अगली बार कंपटीशन से बात करना शुरू करेंगे. तो चलो मिलते हैं अगली बार.